मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, सहायक प्राध्यापक स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया। आज आप लोगों के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये सिद्धांत पूरे पृथ्वी पर का महाद्वीप से लेकर महासागरों के बारे में जानकारी देता है। महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे महासागरीय स्वरूप में जो आज वर्तमान स्वरूप में आज देख रहे हैं कि 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जितने भी महाद्वीप है, महासागर है, आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। 17वीं शताब्दी के पहले जब एनेक्सिमेंडर और ऐसे महान भूगोलवेताओं ने जब दुनिया का मैप को ड्रॉ किया था, तो उस नक्शा तैयार होते ही इस बात में जिज्ञासा आई थी कि आखिर ये समुद्र का स्वरूप और ये स्थल का स्वरूप क्या ये प्राकृतिक प्रदत्त शुरू से ही ऐसे है या इसका आज यह स्वरूप में आया है और कालांतर में हो सकता है ये और भी दूसरा स्वरूप में आ जाए। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से विद्वान वहां से तब सोचना शुरू हुआ और सोचने के उपरांत में जो आपका यहाँ पर मैं लिखाया हूँ अब्राहम ऑर्टिगस, इन्होंने सबसे पहले ये ध्यान दिया, उन्होंने बुक लिखा क्रिएशन एंड इट्स मिस्ट्रीज रिवील्स। उस बुक में इन्होंने चर्चा किया कि क्रिएशन एंड इट्स मिस्ट्री रिवील्स, जो रहस्य है उसको कैसे उद्भेदन किया जाए, उस आधार पर इन्होंने लिखा। परंतु इनकी थ्योरी को बहुत यूनिवर्सल लेवल पर मान्यता नहीं मिला। बहुत से फैक्ट थे कि कैसे ये ड्रिफ्ट हुआ, कैसे टूटा, कैसे माउंटेन्स आया, इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद महान विद्वान एफ.वी. टेलर ने कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, इनका नाम से जाना जाता है, महाद्वीप डिस्प्लेस जो कर रहा है, इसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने जो अपनी लेक्चर की शुरुआत, इन्होंने जो अपने एविडेंसेस, जो वक्तव्य थे, वो क्रिटेशियस पीरियड से शुरू किया, जो डिफरेंट जूलॉजिकल टाइम स्केल है, उसके बाद इन्होंने शुरू किया। और इस शुरू के उपरांत में इन्होंने सिर्फ एक ही चीज बताया कि जो ज्वार भाटा के ज्वारीय शक्ति के कारण ही महाद्वीप विस्थापन हुआ। महाद्वीप विस्थापन हुआ और उस विस्थापन के स्वरूप ही एक बड़े जो लैंड मास थे और उस लैंड मास टूट कर डिसइंटीग्रेट हुआ और सूर्य का, जैसे चंद्रमा और ज्वार भाटा का जो प्रकोप होता है ना, उस टाइडल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मून के द्वारा, जो चंद्रमा के द्वारा लगाया जाता है, उसी से ये विस्थापन हुआ। परंतु उन्होंने ये भी इस बात को क्लियर नहीं कर पाए कि अगर ये विस्थापन हुआ तो उससे पहले जब इतना बड़ा शक्ति एक ज्वारीय चंद्रमा का इतना बड़ा ताकत लग सकता था, तो पृथ्वी की घूर्णन को भी प्रभावित कर सकता था, मूवमेंट को भी प्रभावित कर सकता था। ये एक कॉज रहा। दूसरा कि अगर ये हुआ तो फिर कुछ माउंटेन्स जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, कुछ जो माउंटेन्स है वो की ओर क्यों जा रहे। इन्होंने बताया कि ये इक्वेटर की ओर सब मूव कर रहे, जो कि वो भी सत्यता नहीं थी। तो एफ.वी. टेलर महोदय की भी बात बहुत अर्थ में प्रूफ नहीं हो पाया। तब जो सबसे यूनिवर्सल थ्योरी जिसको माना जाता है, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया। उनकी थ्योरी का नाम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने उस थ्योरी में बहुत से एक्सप्लेन करने की बातें कही कि कैसे कोई भी माउंटेन्स या ये कोई भी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस रोल के तहत में इन फिगर्स को चर्चा करने के पहले मैं कुछ पॉइंट्स को रख रहा हूं और वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के संदर्भ में जानने के लिए। अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन बहुत बड़ा मेट्रोलॉजिस्ट थे, जलवायु विज्ञानवेत्ता। इन्होंने पूरे चीजों को अध्ययन करने का जो पर्सपेक्टिव था उनका, वो जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देख रहे थे। और इसलिए उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने के पहले 2-3 बातों का एग्जम्पशंस लिया कि जो चीजें आज जहां भी आप देख रहे हैं, अंटार्कटिका एक बड़ा बर्फ का पहाड़ है, बर्फ का एक बड़ा क्षेत्र है, वहां कोयला का मिलना इस बात को प्रमाणित होता है कि कभी न कभी यहां का टेम्परेचर उष्ण रहा होगा,
बहुत हरे भरे वनस्पतियां रही होगी और वही वनस्पतियां कालांतर में बहुत घने वनस्पतियों को ही वो अंदर में चले गए होंगे किसी भी भौगोलिक या किसी तरह का प्राकृतिक प्रकोप के कारण, हजार या डिजास्टर के कारण, और तभी तो वो दबने के कारण कोयला बना होगा। बहुत से ऐसे एविडेंसेस हैं जिसको जूलॉजिकल टाइम स्केल्स पर जो कुछ चीजें अफ्रीका में सिमिलरिटीज जो वनस्पतियां पाई जा रही है, पर्ण वनस्पतियां, वो अफ्रीका हो, इंडिया है, मतलब एक कहीं ना कहीं एक कॉन्टिनेंटल जो है वो चीजें सिमिलरिटीज देखने को मिल रहा है। बहुत से जीव है, रेप्टाइल्स जीव है, वनस्पतियां हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने थ्योरीज को बहुत ही प्रिपॉन्ड किया और इस प्रकार उन्होंने इस चीज को नाम दिया। इसको सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं इस क्षेत्र को, पहला मैं फिगर्स को दिखा रहा हूं, ये प्री कैम्ब्रियन ट्रायसिक पीरियड के पहले का पीरियड है। उन्होंने कहा कि इस पूरा जो पृथ्वी शुरुआत में था एक बड़ा लैंड मास था, उस लैंड मास को पेंजिया और इसके साइड में जो पानी थे, पानी का बहुत बड़ा, उसको पैंथेलासा, पैंथेलासा कहते थे। ये प्री कैम्ब्रियन एज का पार्ट है। लेस ट्रायसिक पीरियड में ये जो लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले ये जो है पेंजिया धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा और बीच से यहां से एक तरह का सीप गया, उसको टेथिस सी कहते थे। पेंजिया का मतलब होता है, पैन का मतलब ऑल और जिया का मतलब होता है अर्थ। पूरा अर्थ एक लैंडमास में, उसी को पेंजिया कहा गया। पैंथेलासा का मतलब पैन मीन्स ऑल और थलासा का मतलब ओशियन, पूरा ओशियन, तो इसलिए उन्होंने ये कॉमन वर्ड दिया। बाद में लेट ट्रायसिक पीरियड में यही पेंजिया डिसइंटीग्रेट हुआ और दो पार्ट में डिवीजन हुआ, जिसको लॉरेशिया उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। लॉरेशिया को ही अंगारा लैंड कहा जाता था। इस प्रकार से ये जो पिंड है यहां से डिसइंटीग्रेट हुआ, धीरे धीरे जब दरार पड़ा तो एक टेथिस सी ओशियन से ये निकला और ये टेथिस सी के रूप में फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार ये दूसरा जो फेज में, जिसको लेट ट्रायसिक पीरियड कहते हैं, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में डिवाइड हुआ। तीसरा फेज में आप देख रहे हैं कि लॉरेशिया जो आपका है जुरासिक पीरियड में लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले, ये जो लॉरेशिया का पार्ट था वो दो पार्टों में डिवीजन हुआ, है ना, एक ग्रीनलैंड और अंगारा, और इस प्रकार से, और नीचे का पार्ट जो अंटार्कटिका के साथ में अलग हो गया और उसमें मेडागास्कर नाम का छोटा सा एक लैंड मास के रूप में अलग हुआ, जिसको लैंड। चौथे फेज में देखेंगे तो आपको ये तो बिल्कुल अलग है, तीसरे फेज वाला ये मिला हुआ ही है। धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट होने लगा और आपका साउथ अमेरिका अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ और अंटार्कटिका और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट के रूप में डिवीजन हुआ। ये लगभग क्रिटेशियस पीरियड में, जो एफ.बी. टेलर महोदय यही चीज का एक्सप्लेन करते हैं। ये थोड़ा सा पहले जाकर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और साइंटिफिकली बहुत चीजों को रखना चाहते थे। पांचवा पेज में इस फिगर्स में आप देखेंगे तो जो वर्तमान एज का लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो में ये चीजें इस तरीके से सिस्टमेटिक हुई और धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया का पार्ट, अफ्रीका का पार्ट, अंटार्कटिका से अलग होगा में पांचवें फिगर्स के अंतर्गत में मैंने दिखाने का प्रयास करने के बाद, उसके बाद ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्टेटस है, जो लगभग 75 मिलियन वर्ष ईयर एगो से लेकर 10 मिलियन ईयर्स एगो में जो वर्तमान स्वरूप में इंडिया सब कॉन्टिनेंट का सिचुएशन देख रहे हैं, ये है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करते समय जो अल्फ्रेड वेगनर साहब के माइंड में कुछ बातें आई, वो बातें थी कि आखिर ये ड्रिफ्ट हो कैसे रहा है, आखिर ये इतना बड़ा लैंड मास मूवमेंट कर कैसे रहा है। तो उन्होंने दो फैक्ट को बताया, या तो जो चीजें मिल रही है अफ्रीका में कोयला मिल रहा है
आपका पेनिनसुलर इंडिया, ब्रिटेन, बहुत से ऐसे जो पार्ट है जो आपका हिम आवरण के रूप में थे, वहां बहुत स्नोफॉल, स्नो का एविडेंस मिलते हैं। परंतु आज तो पेनिनसुलर इंडिया पार्ट बहुत ही गर्म का है, लेकिन ये एविडेंस मिलते हैं। आपको राजस्थान में जाएंगे वुड बफेलो नेशनल पार्क करके, जहां पर पूरा पेड़ पत्थर के रूप में, जो फोसिल्स पार्क में हम लोग गए, हम विजिट, मैं खुद देखा हूं। तो ये चीजें आखिर हुई कैसे? तो उन्होंने दो कारण बताए। या तो क्लाइमेट जोन्स की बात किया, क्योंकि वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायु वेता थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने कहा या तो स्थल स्थिर रहा होगा और क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कभी वहां गर्म कभी यहां ठंडा, या फिर क्लाइमेट स्थिर रहा होगा और लैंड मासेज ही चेंज कर रहा होगा, विस्थापित कर रहा होगा। तो उन्होंने दूसरा जो एजम्पशंस थे, इसका परिवर्तन जो होने का कारण दो ही हो सकता है। या तो डिफरेंट फेज में क्लाइमेट चेंज हो रहा होगा, या फिर क्लाइमेट स्थिर रहा होगा, लैंड मासेज चेंज हो रहा होगा। दो ही तो हो सकता है। लैंड मास स्थिर रहेगा तो क्लाइमेट, और क्लाइमेट अगर स्थिर रहा होगा तो लैंड मासेज चेंज होगा। तो उन्होंने कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने इसी अपने एजम्पशंस को, जो पहला एजम्पशन जो क्लाइमेट जोन शिफ्ट हो रहा है, उनको इस तर्क पर काटा, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सूर्य का एनर्जी जो है वो सन है। सन तो अपने जगह पर स्थिर है, इसलिए क्लाइमेट जोन शिफ्ट नहीं हो सकता। जो जलवायु कटिबंध है वो शिफ्ट नहीं हो सकता। शिफ्ट हो सकता है, विस्थापित हो सकता है तो लैंड मास। यही वो वजह रहा, प्रूफ रहा, इसलिए इस थ्योरी को नाम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कि कॉन्टिनेंट एक्सपेंड कर रहा है। पहले एडवर्ड टेलर महोदय ने जो कहा था, कहे थे कि कॉन्टिनेंट इक्वेटर की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ चीजों को लॉजिकली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज को अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बिल्कुल क्लियर तरीके से कहा कि इसके जो ड्रिफ्ट का डायरेक्शन है, जो विस्थापित हो रहे हैं, उसका दो डायरेक्शन है। पहला टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की ओर, और उसका एक्सप्लेन किया कि ये जो अमेरिकन का पोर्शन है, अमेरिका, ये वेस्ट की ओर जा रहा है, और इसलिए रॉकीज और एंडीज माउंटेन जो है, ये इसका वजह है। रॉकीज और एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन होना ये वजह है, और इस डायरेक्शन से भी लग रहा है कि वेस्ट की ओर जा रहा है। आपका दिख रहा है घुमाव। दूसरा, उन्होंने ड्रिफ्ट के डायरेक्शंस के बारे में जो बताया, वो ड्रिफ्ट का डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्वेटर। ये जो आपका अंटार्कटिका यहां से आप देख रहे हैं, मिला हुआ पोर्शन है, आप तीसरे फेज में देखिए मिला हुआ है। फोर्थ फेज में आप देख रहे हैं कि कट कर करके, मतलब 4-5 फेज में चला गया। तो इसका मतलब कि एक जो फोर्स है जो अंटार्कटिका से जो चल रही, वो इक्वेटर की ओर लग रहा है, विषुवत रेखा की ओर लग रहा है। और यही वजह है कि वो अंटार्कटिका से कट के इंडियन कॉन्टिनेंट हो गया, और अफ्रीका दो अलग वे में यूरेशिया को होल पार्ट के रूप में गया। तो उन्होंने ड्रिफ्ट के डायरेक्शंस का दो पार्ट बताया, और इस ड्रिफ्ट डायरेक्शंस का जो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है, दो चीजें, एक तो टाइडल हो गया है ना, और दूसरा ग्रेविटेशनल एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इस कारण जो है विस्थापित हो रहे महाद्वीप। उन्होंने इस चीज को एविडेंस के रूप में बताया, जिन्होंने जिग्सा फिट थ्योरी, ये पार्ट आपका और ये पार्ट, ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं मिलता है इसके पार्ट से, है ना। उन्होंने कहा कि बहुत पहले ऐसा एविडेंस रहा होगा, यह प्रमाणित होता है कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो इससे मिलते हैं। सिर्फ मिलते ही नहीं है, जियोलॉजिकल लेवल पर जो फॉर्मेशन हुआ, वॉल्केनिक जिस तरह का सब्सटेंसेस है, उस सब्सटेंसेस का भी आपस में इन दोनों छोर पर सेम टाइम पीरियड का, सेम फॉर्मेशंस का प्रमाणित हुआ। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसका जो पैलियो क्लाइमेटोलॉजिकल एविडेंस, जो बहुत पूरा जलवायु जो एविडेंसेस थे, जो थे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि किसी भी इस जगह पर मिलना, अमेजन और कांगो बेसिन में सेम तरह का रेप्टाइल्स को मिलना, है ना, सेम तरह का वनस्पतियों को मिलना, अफ्रीका आपका ये जावा हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पार्ट में, ये कहीं ना कहीं शो करता है कि बहुत पहले समय में ये चीजें आपस में जुड़ी रही होंगी।
बहुत से ऐसे जो क्लाइमेटिक एविडेंसेस हैं, जो जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, वो सभी कॉन्टिनेंट पर सेम टाइम पीरियड्स के हिसाब से मिलते हैं। इसलिए उन्होंने अपने थ्योरी को प्रोपाउंड करते समय इस बात को स्पष्ट रखा कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सिमिलरिटीज हैं, और इसको आगे में बृहद तरीके से एक्सप्लेन करके जो उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया, उसके एजम्पशंस रहे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, है ना। फैक्ट उन्होंने बताया, जिग्सा थ्योरी, बहुत से एविडेंसेस को मिलना, पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस को, और सबसे बड़ा जो पैलियो मैग्नेटिक एविडेंसेस, जिसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव जो आज जहां पर है वो पहले नटाल में रहा, और जो उत्तरी ध्रुव है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में था। इसका मतलब कि ये ध्रुवों की स्थिति भी परिवर्तन हो रहा है। यही वजह है कि जहां समुद्र है वहां बहुत से ऐसे वनस्पतियां पहले एविडेंस मिले हैं जिसके अंदर में पहले समुद्र नहीं रहा होगा। जहां स्थल है वहां समुद्र के एविडेंस मिलते हैं। आपका पूरा थार डेजर्ट कहा जाता है, पूरा एविडेंस है, वो पहले समुद्र वहां था। तो इस प्रकार से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक पूरे ये फर्स्ट फेज, जिसमें पेंजिया पैंथेलासा टूट करके लॉरेशिया गोंडवाना लैंड, उसके बाद आपका अफ्रीका एक अंटार्कटिका का पार्ट, और यहां से 2 फेज में अमेरिका और पूरा अफ्रीकन और गोंडवाना लैंड टूटता है। गोंडवाना लैंड टूटने के बाद 3 पार्ट में इसका डिवीजन होता है, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और लॉरेशिया का पार्ट टूट जाता है, और ऊपर में आपका ये हो जाता है आर्कटिक सागर। फिर उसके बाद आर्कटिक बदल करके ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, आपका साउथ अमेरिका हो गया, यूरेशिया का पार्ट हो गया, जिसमें एशिया और यूरोप का पार्ट, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस देता है सारी चीजों को प्रमाणित करने के लिए। ओके, तो मैं आज का ये थ्योरी यहाँ कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद।